पिंकी और झपट जी का जन्मदिन। एक दिन झपट जी के घर पर सारा इंतजाम हो गया। मेहमानों के आने का वक्त भी हो गया है। तभी पिंकी वहाँ आती है। झपट जी, इतने सारे पकवान, क्या ये सब मेरे लिए है? आपको कैसे पता चला कि मैं आने वाली हूँ? मुसीबत कभी भी आ सकती है। तो क्या ये सारी खाने की चीजें मेरे लिए नहीं है? नहीं, ये सारी चीजें मेरे यहाँ आने वाले मेहमानों के लिए है। आज मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन मुबारक हो झपट जी। धन्यवाद। बच्चों के बिना जन्मदिन का जश्न अधूरा रह जाता है। कहो तो मैं अपनी चांदार चौकड़ी को ले आऊं? नहीं, मैं अपने यहाँ कोई हुड़दंग नहीं चाहता। लेकिन मान लो अगर बच्चों को खबर हो जाती है और वे सारे अपने आप यहाँ आ धमकते हैं तब? आने वाले को मैं बाहर फेंक दूंगा। घर के बाहर झपट जी की आवाज पहुंचती है। आने वाले को मैं बाहर फेंक दूंगा। लक्ष्मी, सुना तुमने? हम झपट जी को जन्मदिन की बधाई देने जा रहे हैं और वह हमारा अपमान करना चाहता है। इधर घर के अंदर। लेकिन अगर बच्चों ने आपके घर से निकलने से इनकार कर दिया तब? झपट जी दीवार पर टंगी बंदूक की ओर बढ़ते हैं। निकलने से इनकार करने का सवाल तब पैदा होता है जब कोई उन्हें अंदर घुसने देगा। मैं बंदूक लेकर दरवाजे पर खड़ा होता हूँ। झपट जी बंदूक लेकर दरवाजे के बाहर आ जाते हैं। लक्ष्मी, हद हो गई। लगता है उसका दिमाग फिर गया है। वह जान लेने पर तुला है। झपट जी के मेहमान उल्टे पांव दौड़ लगा देते हैं। भागो! दोस्त हरिहर, सुनो। आप सुनने को क्या रह गया है? रास्ते में। क्या झपट जी का घर इधर है? हाँ, मगर तुमने वहां जाकर मरना है। मुझे झपट जी के जन्मदिन की पार्टी में जाना है। पता नहीं उसके दिमाग को क्या हो गया। वह मेहमानों को मारने के लिए बंदूक लिए खड़ा है। ये सुनते ही वो मेहमान भी उल्टे पांव हो लेते हैं। लौटो दीपा, वहां जाकर क्या खतरा मोल लेना है। थोड़ा आगे जाने पर, हरिहर, क्या पार्टी खत्म हो गई जो तुम वापस लौट रहे हो? कुरैशी साहब, लौट जाओ, वहां मौत मंडरा रही है। इधर पिंकी। हाँ, झपट जी गुस्से में है। गनीमत है कि मैं अपने घर लौट जाऊं। इधर झपट जी के घर काफी देर के बाद। रुक्मणी, कोई मेहमान नहीं आया? सारा खाना बेकार जाएगा। रेफ्रिजरेटर खराब पड़ा है। अगर यह खाना खाया न गया तो इसे फेंकना पड़ेगा। आइडिया। जब हमारे मकान मालिक ने हमारा सामान सड़क पर फेंकने की कोशिश की थी तो दादा गज्जू ने हमारी मदद की थी। दादा के एहसान का बदला चुकाने की घड़ी आई है। झपट जी घर से बाहर चल देते हैं। ये खाना हम दादा गज्जू को खिलाएंगे। दादा गज्जू और झपट जी। दादा, आज फिर तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। क्या मकान मालिक ने तुम्हें फिर तंग किया? मैं उसके हाथ पैर तोड़ कर रख दूंगा। नहीं दादा, वह बेचारा तो डर के मारे किराया लेने भी नहीं आता। आज हमारे यहाँ तरह तरह के पकवान बने हैं। आओ और उन्हें खाओ। यह सुनते ही गज्जू दादा झपट जी की गर्दन दबोच लेता है। मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। मगर मेरा कसूर क्या है? डॉक्टर ने मुझे कहा है कि डाइटिंग करो और वजन घटाओ, क्योंकि मोटापे से दिल का दौरा पड़ सकता है और तुम मुझे पकवान खिलाकर मारना चाहते हो। झपट जी नाकाम होकर वापस घर लौट आते हैं। नाकामी हाथ लगी, वह डाइटिंग पर है। इससे तो अच्छा होता अगर खाना पिंकी और उसकी चंडाल चौकड़ी ही खा लेते। तुम ठीक कहती हो।
झपट जी घर से बाहर चल देते हैं। इससे पहले अपने जन्मदिन पर मैं कभी इतनी मुसीबत में नहीं पड़ा। पिंकी के घर पर। कश्यप भाई, मैं पिंकी और उसके दोस्तों को लेने आया हूँ ताकि वह मेरे घर आकर खाना खा सकें। मुझे अफसोस है झपट जी, पिंकी और उसके साथियों को अभी एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी ले गई है। वहाँ पर इंस्टेंट फूड का टीवी विज्ञापन बनाया जाना है जिसमें बच्चों को खाना खाते हुए दिखाया जाएगा। ये सुनते ही झपट जी अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। तब फिर आप दोनों पति पत्नी मेरे साथ चलकर खाना खाइए। मना ना करना, आप मेरी आखिरी उम्मीद हो। लेकिन हम थोड़ी देर पहले खाना खा चुके हैं। झपट जी वापस लौट जाते हैं। घर में स्वादिष्ट खाना पड़ा है और कोई खाने वाला नहीं मिल रहा। झपट जी के घर पर। रुक्मणी, कोई आने को तैयार नहीं। तब फिर यह सारा खाना हमें ही खाना पड़ेगा। दोनों जने खाना खाने बैठ जाते हैं। ठीक है, खाते हैं। काफी खा लिया, अब और नहीं खाया जाता। अभी काफी बचा है, सब खत्म करना होगा। खाते जाओ। कुछ देर बाद। बस, अब और नहीं खा सकता मैं। दूसरे दिन। कुछ ज्यादा खा लिया है, कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। पिंकी और झपट जी। झपट जी, आगे से मैं मेहमानों में गलतफहमी नहीं होने दूंगी। अगर मैंने फिर कभी जन्मदिन मनाया तब। पिंकी और अंडा। एक दिन रास्ते में। चंपू, पेड़ पर क्या कर रहे हो? पिंकी, मैं कौवे के अंडे देखने आया हूँ, यह मेरा शौक है। नीचे उतरो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। चंपू फटाफट पेड़ से नीचे उतर आता है। चंपू, तुमने किस किस के अंडे देखे हैं? चिड़िया के, बुलबुल के, मुर्गी के, बतख वगैरह के। क्या तुमने हाथी का अंडा देखा है? हा 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 हा। बेवकूफ, हाथी का अंडा नहीं, बच्चा होता है। पिंकी चंपू को लेकर एक और चल देती है। मगर मैंने हाथी का अंडा देखा है, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। नियत स्थान पर पहुंचकर। देखो। आए। चंपू अंडे के ऊपर चढ़ जाता है। मगर ये तो पत्थर का है। पिंकी एक और इशारा करती है। मूर्ति गजशाला। तो क्या हुआ, जब वह हाथी पत्थर का है तो क्या उसका अंडा पत्थर का नहीं होगा? आए। पिंकी, टीवी और नींद। एक दिन पिंकी। देखो, हमारे नए पड़ोसी श्री चंपत राय कैसे हैं? वह घर के अंदर घुस जाती है। चंपत राय जी, इस ब्लॉक के लोगों की तरफ से मैं आपका स्वागत करती हूँ। लेकिन चंपत राय जी सो रहे होते हैं और टीवी चल रहा होता है। मैं आ रहा हूँ। अरे, टीवी चल रहा है और चंपत राय जी सो रहे हैं। पिंकी टीवी को बंद कर देती है। इसे मैं बंद कर दूं? तभी चंपत राय जी जाग जाते हैं। ये टीवी किसने बंद किया? जब आप सो रहे थे, मैंने सोचा कोई देख नहीं रहा तो क्यों फिजूल में टीवी चले। यह बात इतनी सीधी नहीं है। हर आदमी को अपने तरीके से सोने की आदत होती है, तुम्हें भी होगी। हाँ, सोने से पहले माँ मुझे लोरी सुनाती है। ठीक। मैं गांव से रोजगार की तलाश में जब दिल्ली आया तो कई साल तक स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर सोता रहा। दिन रात भीड़, ट्रकों और मोटर गाड़ियों के शोरगुल में सोने की आदत पड़ गई। जब मैंने इस मोहल्ले में मकान किराए पर लिया
तो नींद नहीं आई, इसलिए टीवी चलाकर सोता हूँ। हैं? चलो टीवी ऑन करो। करती हूँ। पिंकी टीवी को ऑन कर देती है। अब तुम जाओ, मुझे सोना है। पिंकी बाहर चली जाती है। रास्ते में गन्नू, हमें इस मकान में चोरी करनी है। ठीक है बन्नू, दरवाजा खुला होने से हमारा काम आसान हो गया है। तभी इस लड़के ने हमारी बातें सुन ली है। ऐसे मौकों से निपटना मुझे आता है। तुमने शब्द निकाला तो गोली मार दूंगा। वह बदमाश पिंकी को रिवॉल्वर पर रोक लेता है। तुम जाओ और काम करो, मैंने इसे रोका हुआ है। वह बदमाश घर के खुले दरवाजे की ओर बढ़ जाता है। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ती है। मैं पुलिस इंस्पेक्टर जय बजरंग हूँ। है? वह बदमाश वहां से दौड़ लगा देता है। अंदर पुलिस है। घर के अंदर पिंकी, इंस्पेक्टर जय बजरंग जी, आपसे मिलकर खुशी हुई। पिंकी और कुटकुट। एक दिन पिंकी के घर पर, ओफो, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ गया। पिंकी मेरी चीजों को उठाती रहती है, जरूर वही उसे ले गई होगी। तभी पिंकी वहां आती है। पिंकी, अब तक कहाँ थी? पापा जी, मैं बाहर पार्क में खेल रही थी। मेरा चश्मा कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम्हारे हाथ में क्या है, दिखाओ। पिंकी एक हाथ आगे कर देती है। हाथ खाली है, देख लीजिए। दूसरे हाथ में? पिंकी एक हाथ को पीछे कर दूसरा हाथ आगे कर देती है। दूसरे में भी कुछ नहीं है, देखिए। और पीठ पीछे यह थैला क्यों छुपा रखा है? इधर दो इसे। पिंकी के पापा थैला पिंकी से ले लेते हैं। पापा, इसे मत खोलो। मुझे देखने दो, इस थैले में क्या है? लीजिए, आपकी कॉफी तैयार है। थैला खोलते ही, ओहो, चाय का कप पिंकी के पापा के ऊपर गिर पड़ता है। वह क्या था? कुटकुट, यानी मेरी गिलहरी। वह थैले में कैसे आई? मैंने उसे पाल लिया है। क्या? जब लोग कुत्ता, बिल्ली, तोता, मैना वगैरह पाल सकते हैं, तो क्या मैं गिलहरी नहीं पाल सकती? पिंकी के पापा घर से बाहर चल देते हैं। चश्मा नहीं मिला, आज ऐसे ही दफ्तर जाया जाए। रास्ते में, दोस्त कशब, अच्छा हुआ कि तुम रास्ते में मिल गए। तुम्हारा चश्मा मैं तुम्हारे घर देने जा रहा था। कल रात तुम इसे मेरे घर भूल गए थे। इधर घर के अंदर पिंकी, कुटकुट, पता नहीं वह कहाँ चली गई। कुटकुट। पिंकी के दादाजी भूतों की किताब पढ़ रहे थे। ओ सदियों पुराने वीरान महल में भूत रहते थे, जो हर रात को इकट्ठे होकर नाचते थे। भूतों का गाना बजाना तब तक चलता रहता जब तक कि सुबह न हो जाती। तभी दादाजी का ध्यान अपने आप हवा में उछलती हुई उनकी जुराब पर जाती है। आए, भब भब, भूत! दादाजी, कहाँ है वह? इधर। पिंकी उस जुराब को हाथ में पकड़ लेती है। लगता है मेरी कुटकुट आपके जुराब में घुसकर फुदक रही है। जुराब में से कुटकुट बाहर कूद पड़ती है। वह बाहर निकली और वह दादाजी के सर पर बैठ जाती है। कुटकुट, नीचे आओ, दादाजी को परेशान मत करो। कुटकुट दादाजी के सिर से छलांग लगा देती है। मुसीबत टली और एक तरफ दौड़ लगा देती है। कुटकुट, ठहरो।
मिसेस मधु, मैंने एक पार्टी में जाना है, अपना विग मुझे आज के लिए दे दो। बैठो मिस मीना, मैं अंदर से लाकर देती हूँ। कुछ देर बाद। मिसेस मधु, अभी और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? क्या करूं? विग पकड़ में नहीं आ रहा है। पिंकी की मम्मी। झपट कर उसे पकड़ लूं तो लाती हूँ। पिंकी ने एक गिलहरी पाली है, मुझे लगता है कि वह मेरे विग में घुस गई है। तभी पिंकी वहां आती है। कुटकुट, तुमने मम्मी को परेशान किया, मैं तुम्हें अभी मजा चखाती हूँ। कुटकुट विग से निकलकर घर से बाहर की तरफ दौड़ जाती है। रुको, बाहर मत जाओ। घर के बाहर वह बिलौटा कुटकुट के पीछे दौड़ पड़ता है। हटो दुष्ट, उसका पीछा छोड़ो। क्या हुआ पिंकी? एक खूंखार बिलौटा कुटकुट के पीछे लगा है, वो उसे मारकर खा जाएगा। तभी कुटकुट दौड़कर पेड़ पर चढ़ जाती है। हटो दुष्ट। बिलौटा और गिलहरी। कुटकुट घिर गई है, आगे जाने की जगह नहीं है, उसे बचाओ। तभी कुटकुट पेड़ की डाली से चिमनी के अंदर छलांग लगा देती है। कुटकुट ने भट्टी की चिमनी में छलांग लगा दी, वह मर जाएगी। अगर कुटकुट को कुछ हो गया तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगी। अरे फैक्ट्री की भट्टी ठंडी है, इसलिए गिलहरी को कुछ नहीं होगा। दादाजी फैक्ट्री की ओर जाते हैं। दरबान, मुझे फैक्ट्री के फायरमैन को भट्टी सुलगाने से रोकना है। साहब, आपने थोड़ी देर कर दी। फायरमैन ने भट्टी में आग लगा दी है, देखो धुआं। ये सुनकर पिंकी रो पड़ती है। मेरी कुटकुट। और पिंकी फैक्ट्री के अंदर की तरफ दौड़ लगा देती है। अरे लड़की, फैक्ट्री में क्यों घुस रही हो? मैं भट्टी के फायरमैन से बदला लूंगी, उसने मेरी कुटकुट को जलाकर मार डाला। पिंकी और फायरमैन। तुमने मेरी गिलहरी को मार डाला। अर्र, कौन सी गिलहरी? कहीं तुम उस गिलहरी की बात तो नहीं कर रही? आग लगने से पहले वही भट्टी में से दौड़कर बाहर निकली थी। पिंकी कुटकुट को हाथ में उठा लेती है। मेरी कुटकुट। वापसी में। दादाजी, क्यों ना हम एक हाथी भी पाल लें? आए, पिंकी और शानो शौकत। एक दिन बाजार में। वह सामने खड़े साहब ऊंचे व्यक्तित्व के लगते हैं, जाकर जरा उनसे गपशप की जाए। लेकिन वह अजनबी हैं, उनसे बातचीत कैसे शुरू की जाए? उनको खाने के लिए बादाम भेंट करूंगी। पिंकी उस अजनबी के पास पहुंचती है। लीजिए जनाब, बादाम खाइए। नहीं। क्यों, क्या नाराज हैं? नहीं। तो फिर आप इतनी नायाब चीज से क्यों इनकार कर रहे हैं? मेरे दांत नकली हैं, सख्त चीज खाना मना है। मैं एक बात कहूँ? कहो। आपकी रौबीली मूछें मुझे बहुत पसंद है। वह आदमी अपनी मूछें निकाल देता है। ये उधार की हैं। इन मूछों से शान बढ़ती है, इसलिए इन्हें लगा रखा है। वैसे आपके घुंघराले घने बाल भी कम खूबसूरत नहीं, इन्हें टोपी पहनकर क्यों छुपा रखा है आपने? वह आदमी अपनी टोपी उतारता है। काश मेरे घने बाल होते तो मुझे यह कमबख्त टोपी ना पहननी पड़ती। क्या आप यह काला चश्मा हमेशा पहनते हैं? हाँ। क्यों? यह भी एक राज की बात है। ठहरो, मुझे पहले देख लेने दो, कोई आसपास तो नहीं। वह आदमी दाएं बाएं नजर डालता है और अपना चश्मा उतार देता है।
मैं एक आंख से काना हूँ। तभी ओफो, आज कितनी गर्मी है। फिर भी आप गर्म कोट पहने हुए हैं। अंकल, आप कोट उतार क्यों नहीं देते? अब यह राज भी तुझे बताना पड़ेगा। वह आदमी अपना कोट उतारता है। यह कोट मेरी फटी कमीज को ढकता है, समझी? कमाल है। हाय, पिंकी वापस चल देती है। सब कुछ जानकर अब कहाँ चली? अपने कैमरे से मेरा एक फोटो तो खींचती जाओ। अगर यह कैमरा असली होता तो मैं आपका फोटो जरूर खींचती। यह खिलौना है। हैं? पिंकी और ढोलू से मुठभेड़। एक दिन खेल के मैदान में ढोलू, संभाल अपनी बॉल। अब मैं घर जाना चाहती हूँ। ढोलू पिंकी को दबोच लेता है। पिंकी, तुम घर नहीं जा सकती। तुम्हें मेरी पारी देनी होगी। उठाओ गेंद और करो बाउलिंग। हे ईश्वर, कोई चमत्कार करो ताकि मुझे ढोलू की पारी न देनी पड़े। तभी वहां मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश, भागो। पिंकी अपने घर आ जाती है। शुक्र है मैं घर पहुंच गई, वरना भीग गई होती। कुछ देर बाद लगता है अब वर्षा थम गई है। पिंकी घर से बाहर आती है। पिंकी, देखो मैं नाव बनाकर लाया हूँ। पीकू, सड़कें पानी से भर गई है, इसे पानी में छोड़ दो। भीखू नाव को पानी में छोड़ देता है। पानी का बहाव तेज है। नाव के लिए उपयुक्त है। वो दोनों पानी में बहती नाव का पीछा करने लगते हैं। वह जा रही है नाव। उसके पीछे चलें, देखें वह कितनी दूर जाती है। नाव ढोलू के घर के आगे से गुजरती है। पिंकी ने क्रिकेट की मेरी पारी नहीं दी थी, मैं उसकी नाव डुबो देता हूँ। ढोलू पत्थर मारकर नाव को डुबो देता है। अबे क्या करता है? वाह, मजा आ गया। ढोलू ने हमारी नाव डुबो दी। कोई बात नहीं पिंकी, हम दूसरी नाव बना लेंगे। दोनों घर पहुंचते हैं। यह नाव पहले से ज्यादा अच्छी बनेगी। यह कागज चिकना है, पानी पर ज्यादा बेहतर तैरेगा। दोनों नई नाव को पानी में बहाते हैं। वह गई हमारी दूसरी नाव। ढोलू, इस बार मैं उसे पत्थर मारकर डुबोऊंगा। अबे मत कर। ढोलू हाथ में थमे हुए बड़े से पत्थर को नाव पर दे मारता है और उससे पानी के छींटे उछलकर एक आदमी के ऊपर पड़ जाते हैं। छोकरे, तुमने मेरे कपड़े खराब किए। बाप रे, जबरजंग पहलवान। जबरजंग पहलवान ढोलू की पिटाई शुरू कर देता है। मुझे बख्श दो, दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। कुछ देर बाद ढोलू, क्यों रो रहे हो? बिरजू, पिंकी की वजह से मेरी पिटाई हो गई। ये लो सुलेमानी गुलेल, दुश्मन के सिर का निशाना बनाने में इससे बेहतर और हथियार नहीं। लेकिन यह मुझे चलानी नहीं आती। देखो, इसमें पत्थर डालकर इसे खींचो। जितना ज्यादा खींचोगे चोट उतनी ज्यादा लगेगी। फिर पत्थर को छोड़ दो, ऐसे। पत्थर सनसनाता हुआ जाता है और एक मकान की खिड़की के कांच को तोड़ डालता है। बिरजू गुलेल ढोलू को पकड़ा देता है। लो, जब काम हो जाए गुलेल मेरे घर दे जाना। तभी घर का मालिक वहां आता है। शैतान छोकरे, खिड़की का नया शीशा लगाने के लिए 20 रुपए रख। मगर वह मैंने नहीं तोड़ा। गुलेल अपने आप चल गई थी। क्यों? मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऐसा ना करना, मैं पैसे देता हूँ। वह आदमी
20 रुपए लेकर चल देता है। अब तुम किसी की खिड़की का शीशा नहीं तोड़ोगे। ढोलू हाथ में पत्थर और गुलेल लिए एक और चल देता है। मगर मुझे किसी का सिर तोड़ना है। नाले पंगा। पिंकी पर नजर पड़ते ही ढोलू उसका निशाना लेता है। फीकू, अगर हम नाव से नहीं खेल सके तो क्या हुआ, हम घरौंदों से खेलेंगे। पिंकी, सचमुच यह लाजवाब बना है। इधर ढोलू, बिरजू ने कहा था जितना ज्यादा गुलेल को खींचोगे वार उतना ही अधिक होगा। ढोलू पूरी ताकत से गुलेल को खींचता है और गुलेल का हैंडल टूटकर ढोलू के मुंह से टकराता है। ओह, गुलेल टूट गई। आई! हाय! ढोलू गुस्से में वहीं पड़ी एक छड़ी उठा लेता है। मेरी दुश्मन सामने है, क्यों ना मैं उसे छड़ी से ढूंढ दूं। ढोलू छड़ी उठाकर पिंकी की ओर बढ़ता है। ढोलू, पीछे देखो। नहीं, तुम चाहती हो कि मैं पीछे देखूं और तुम मौका पाकर रफू चक्कर हो जाओ। पिंकी, अब तुम्हें मेरे हाथ से कोई नहीं। ढोलू के शब्द मुंह में ही रह जाते हैं क्योंकि एक मरखना बैल उसे पीछे से जोरदार टक्कर जड़ देता है। आओ! पिंकी और भीकू एक तरफ हो जाते हैं। बाप रे, बौखलाया हुआ सांड। ढोलू, कहाँ हो? ढोलू पेड़ के ऊपर टंगा था। मुझे नीचे उतारो। हाय! पिंकी और शर्त। एक दिन पिंकी के घर पर। पिंकी बड़ी पढ़ाकू हो गई है, मोटी किताब पढ़ती है। कश्यप जी, मुबारक हो, आपकी बेटी पिंकी अब खूब मन लगाकर पढ़ने लगी है। कहाँ वर्मा जी, पिंकी तो किताब को हाथ नहीं लगाती। आंखों देखी बात झूठ नहीं हो सकती। वह आपने किसी और को देखा होगा। मैं पिंकी का पिता हूँ और जानता हूँ कि वह किताब को बिच्छू का डंक समझती है और उससे दूर भागती है। यकीन नहीं होता। मैंने अपनी आंखों से पिंकी को शेल्फ से किताब निकालते देखा है। वर्मा जी, शर्त लगा लेते हैं। अगर पिंकी के हाथ में किताब होगी तो मैं आपको 20 रुपए दूंगा, नहीं तो आप मुझे 20 देना। मंजूर है। अबे बच गए। वह दोनों घर की ओर चल देते हैं। आइए घर चलें और देखें। घर के अंदर। कश्यप जी, देखो और 20 रुपए ढीले करो। पिंकी, ठहरो, क्या बात है? तुम्हारे पापा से शर्त लगी थी कि अगर पिंकी के हाथ में किताब होगी तो वह मुझे 20 रुपए देंगे, नहीं तो मैं उन्हें उतने ही रुपए दूंगा। तब वर्मा जी, आप पापा को 20 रुपए दीजिए। वह क्यों? मेरे हाथ में किताब नुमा बना डिब्बा है जिसमें मैं चॉकलेट छुपा कर रखती हूँ। इसे मैं बुक शेल्फ में रखती हूँ ताकि घर आने वाले बच्चों को पता न लग सके और वह मेरे चॉकलेट ना खा जाएं। वर्मा जी पिंकी के पापा को पैसे देते हैं। मैं शर्त हारा, लीजिए 20 का नोट, और घर से बाहर चल देते हैं। आज तो बुरी हुई, 20 का घाटा हो गया। एक बार फिर वर्मा जी की नजर पिंकी पर पड़ती है। अरे, पिंकी फिर शेल्फ से कुछ निकाल रही है। वह तो किताब लगती है। हाँ, इस बार 100% पक्का है कि वह किताब ही है। वह उसके पन्ने पलट रही है। नुकसान पूरा करने का ये सुनहरी मौका है। अरे मत ले पंगा। वर्मा जी वापस घर के अंदर पहुंचते हैं। ये तो गया काम से। कश्यप जी, मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि पिंकी किताब के पन्ने पलट रही है। नामुमकिन, मैं फिर शर्त लगाने को तैयार हूँ।
20-20 रुपए की शर्त रही। दोनों पिंकी के कमरे में पहुंचते हैं। देखिए, इस बार डब्बा नहीं, कागज के पन्नों वाली किताब पढ़ी जा रही है। झटकिए 20 का नोट। पिंकी, यह किताब नहीं, मेरी तस्वीरों की एल्बम है, जिसमें मैं तस्वीरें इकट्ठी करती हूँ। वर्मा जी, लीजिए 20 का एक और नोट। हाय, पिंकी और जिनी दीदी। एक दिन पिंकी के घर पर। पिंकी, उठो बेटा, दिन चढ़ आया है। पिंकी उठती है। ओह मम्मी, तुमने यूं ही सुबह सुबह जगा दिया। पिंकी, तुमको छोड़कर घर के सारे लोग बिस्तर छोड़ चुके हैं। मैं एक अजीबोगरीब सपना देख रही थी। अच्छा? हाँ, मैंने देखा कि एक सुनसान जगह पर मैं अकेली जा रही थी। दूर दूर तक रेगिस्तान था। प्यास के मारे मेरी जुबान सूख रही थी। मैं पानी की तलाश में थी, मगर रेगिस्तान खत्म होने पर ही ना आ रहा था। मैं थक कर गिर पड़ी। मेरी हिम्मत टूट चुकी थी। तभी किसी ने मुझ पर पानी की बूंद डाली। तुम? मैं जिनी हूँ, रेगिस्तान के उस पार रहती हूँ। जिनी दीदी ने मुझे पानी पिलाया। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें मरुभूमि की अजीबोगरीब दुनिया दिखाऊं। वह मेरी झोपड़ी है। जिनी दीदी, क्या तुम यहाँ अकेली रहती हो? हाँ, उस विशाल मरुभूमि के इस पार बिल्कुल उल्टा है। यहाँ खूब हरियाली है और नदी भी बहती है। लो, फल खाओ। तभी उनकी नजर एक बड़ी सी तितली पर पड़ती है। बाप रे, इतनी बड़ी तितली! पिंकी, वह नीचे आ रही है। यहाँ तितली इतनी बड़ी ही होती है। इस पर बैठ जाओ, यह हमें दूर दूर तक सैर कराएगी। दोनों तितली पर बैठकर उड़ान भरते हैं। पिंकी, जिस तरह तुम्हारी दुनिया के लोग हवाई जहाज पर उड़ते हैं, उसी तरह हम इस तितली पर बैठकर यात्रा करते हैं। तभी उन्हें अचानक एक तूफान घेर लेता है। ओह, जिनी दीदी, हवा के साथ हमें कोई खींच रहा है। यह रबू का सांस ले रहा है। रबू का कुछ जुकाम था, इसलिए वह मुंह से सांस ले रहा था। हम सांस के साथ उसके अंदर खींचे चले गए। रबुका के पेट के अंदर। दीदी, हम तो किसी जेल में बंद हो गए। यह रबुका की पसलियां हैं, हम उसके पेट में हैं। हम बाहर कब निकलेंगे? जब रबुका सांस की हवा बाहर फेंकेगा। तभी हम जैसे अंदर गए थे वैसे ही बाहर आ गए। दोनों जमीन पर आ गिरे। पिंकी, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं, यहाँ की धरती थोड़ी नरम है, इसलिए बच गए। दोनों आगे चल देते हैं। आओ, अब आगे चलें। तभी पिंकी के कानों से एक आवाज टकराती है। अरे, यह आवाज कैसी? यह शंख की आवाज है। मातंग जाति के लोग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कर रहे हैं। शंख की आवाज से मैराथन दौड़ प्रतियोगिता शुरू करने का संकेत दिया जा रहा है। दौड़ शुरू होती है। हो, मैं आगे निकल गया। फिक्र ना करो, मैं तुमसे ज्यादा देर पीछे नहीं रहूंगा। जो युवक मैराथन दौड़ में फर्स्ट आएगा, उसे कस्बे के मुखिया वह गोल्ड कप देंगे। काफी देर बाद, अरे काफी समय बीत गया, अब तक प्रतियोगियों को लौटकर आ जाना चाहिए था। मैं जाकर देखती हूँ। प्रतियोगिता स्थल पर। ओहो, रास्ते में रुकावट आ गई। इसे हटाओ, तभी रास्ता खुलेगा। तभी पिंकी वहां पहुंचती है। क्या हुआ? आप लोग अभी तक आधे रास्ते में ही
एक नारियल गिरा पड़ा है जिससे रास्ता रुक गया है। पिंकी उस नारियल को उठा लेती है। मैंने नारियल हटा दिया, अब आप लोग मैराथन दौड़ जारी रखो। तुमने सचमुच मातंग नौजवानों की बड़ी मदद की। पिंकी और जिनी दीदी आगे चल देते हैं। पिंकी धीरे चलो, कहीं घने जंगल में खो ना जाना। तभी वो दोनों एक जाल में फंस जाते हैं। ओह, हम कहाँ फंस गए? यह मकड़ी का जाल है। जाल को तोड़ने की कोशिश करना व्यर्थ है, हम इसमें से नहीं निकल सकते। तभी एक भयानक मकड़ी उनकी ओर बढ़ती है। मकड़ी हमें खाने आ रही है। हाय! उसी वक्त आकाश में जोर की बिजली कड़कती है जो जाले पर गिरकर उसको तोड़ देती है। ओह, बिजली कड़की, जाल टूट गया। वो दोनों वहां से दौड़ लगा देते हैं। हम आजाद हो गए, भागो। पिंकी के घर पर। उसके बाद क्या हुआ? तभी आपने मुझे जगा दिया। अच्छा, सपनों की बातें खत्म, हकीकत में आ जाओ। नहाने के लिए गुसलखाने में घुस जाओ। स्कूल जाना है पिंकी। जी मम्मी।